हेलो दोस्तों, ब्रेन आइडिएशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समाज में भी बहुत सारी कुरीतियाँ जो कि सोशल लेवल से बोलते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ मौजूद हैं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों अर्ली 19th सेंचुरी की। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी से मतलब है 1800 एंड ऑनवर्ड्स, जो कि हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की। ओके दोस्तों, मॉडर्न इंडिया अगर हम बड़े चेंज के तौर पे देखें तो 1850 से स्टार्ट होती है। इसमें सोशल, साइंटिफिक, ऑल काइंड ऑफ चेंजेस यहाँ से ज़्यादा होते हैं। ऑल्दो अगर हम सोशल चेंज की बात करें दोस्तों तो 1800 ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाता है, जो कि अर्ली 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें सोशल रिफॉर्म की तो वो दोस्तों यहीं से 1800 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अर्ली 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इस समय अगर हमारे समाज की बात करें तो हमारा जो समाज था ना, वो बहुत सारे सोशल एविल से ग्रसित था, जिसे सामाजिक कुरीतियाँ बोलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ग्रसित था। और जो रिफॉर्मर्स थे उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो मुट्ठी भर अंग्रेज़ हैं, ये इतने कम ब्रिटिशर्स इससे इतनी बड़ी कंट्री को गुलाम क्यों बना लिए। ठीक है, इसका रीज़न यही था दोस्तों कि हमारा जो सोसाइटी था बेसिकली वो हर लेवल पे डिवाइडेड था, बटा हुआ था। चाहे वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सेक्स के नाम पे, हर तरीके से बटा हुआ था। और दोस्तों अगर बात करें उस समय जो सोशल इविल्स थे ना, वो बेसिकली जो वुमेंस थी उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा था। ऑल्दो लगभग हर सेक्शन को वो टच कर रहा था, लेकिन वुमेंस के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा था। और इन सब डिविजन्स की वजह से कोई एक होने की फीलिंग नहीं थी, कोई नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। तो हम बेसिकली डिवाइडेड थे काफ़ी हद तक। तो दोस्तों अगर हम बात करें रिफॉर्म की, तो रिफॉर्म हमारा 1800 से स्टार्ट होता है। और इसकी शुरुआत बेसिकली अगर एक बड़े लेवल पे बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम राजा राम मोहन राय को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। बेसिकली ये बहुत ही लोकलाइज्ड नहीं था, इनका जो रिफॉर्म था इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। और ये इन्होंने केवल एक चीज़ पे नहीं काम किया, इन्होंने दोस्तों ये इतनी मल्टी डायनेमिक्स थे, इन्होंने मल्टीपल चीज़ों पे काम किया। अभी मैं आपको लेक्चर में लेके चलूँगा तो डेफिनेटली आप रियलाइज़ करोगे कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसे टाइम पे ये रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे जब दुनिया भर के सोशल लेवल्स मौजूद थे समाज में और लोग चेंज होना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी की। अगर हम दोस्तों इनकी बात करें, इन्होंने मतलब इनका जो जन्म हुआ था 22 मई 1772 की बात है, वेस्ट बंगाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। ठीक है, और उस समय की अगर हम सोशल लेवल्स की बात करें जो कि राजा राम मोहन राय ने फेस किया और जिसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, तो दोस्तों सबसे बड़ा जो सोशल लेवल्स था ना, सती प्रथा। सती प्रथा में आपको पता ही है कि जिनकी जो औरतें विधवा हो जाती थी तो उनको री मैरिज के लिए अलाउड नहीं था, तो वो अपने आप को आग में जला लेती थी, सेल्फ इमोलेशन। तो ये बहुत ही गंदी प्रथा थी दोस्तों। देन दूसरी बात करें, फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब जो फीमेल्स थी ना उनको वेलकम नहीं किया जाता था उनके जन्म को, उनको बेसिकली उनकी भ्रूण हत्या की बात करें तो उनको वेलकम नहीं किया जाता सोसाइटी में। आज भी आप सुनते होंगे और आप देखिए सेक्स रेशियोज़ कुछ कुछ स्टेट्स में कम भी हैं, तो ये आज भी काफ़ी हद तक है चीज़ें, जबकि हमारे लॉज इतने स्ट्रांग हो गए हैं, सब होते हुए भी इतना हम लोग जो है एक दूसरे से सीखते भी हैं। कुछ कुछ स्टेट्स बहुत अच्छे कर रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स आज भी देखिए कितना पीछे हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज दोस्तों इसमें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, अभी भी कुछ केसेस आते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, अब काफ़ी हद तक कम हो गया। ठीक है, देन पुर्दा प्रथा, आपको पता है पुर्दा प्रथा तो लिटरली ये तो मैंने अपने टाइम पे देखा है गांव में, अभी फ़िलहाल नहीं देखता हूँ इतना, बहुत कम हो गया है अभी। देन आइडोलेट्री और रिचुअल सुपरस्टिशन, ये आज भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं, आप
लगभग हर जगह ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देन कास्ट बेस्ड डिवीज़न, ये भी दोस्तों काफ़ी कम हुआ है आज की डेट में। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, कोई एक रीज़न तो नहीं है। देन पॉलीगैमी, पॉलीगैमी भी उस समय दोस्तों ये बहुत ही गंदी प्रथा थी और ये उस समय काफ़ी हद तक मौजूद थी, जो कि आज की डेट में देखा जाए तो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। अब शायद बहुत ही रेयर देखने को मिलता है ये सब चीज़ें, या न्यूज़ में नहीं आता ये कह सकते हैं दोस्तों। तो हम अभी जो हमने बात किया ये सारे एविल्स थे, यही नहीं और भी कुछ एविल्स थे। अब इन एविल्स को देखते हुए राजा राम मोहन राय जी का जो व्यू था, उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो आप इतने सारे देवी देवता मानते हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और वो बोले कि केवल एक गॉड पे विश्वास करो, मोनोथिज्म मतलब वन गॉड। और उन्होंने बेसिकली वेद एंड पुराण इन सब की मदद लिया इसको प्रूव करने के लिए कि आप एक गॉड को मान सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देन दूसरा उन्होंने सपोर्ट किया विडो रीमैरेज के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि विडो रीमैरेज होना चाहिए, विधवा हो गई तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। देन उन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट में आपको पता है तो वॉइस किया ही। और दोस्तों फर्दर इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से भी आग्रह किया एंड गवर्नमेंट के इनके डिमांड पे इन्होंने एक तरीके से मूवमेंट स्टार्ट किया। इनके डिमांड पे फर्दर कुछ रेगुलेशंस भी आए इसको रोकने के लिए दोस्तों। देन चाइल्ड मैरिज, आपको पता है चाइल्ड मैरिज बहुत ही मतलब आज के डेट में क्राइम है एक तरीके से। देन पॉलीगैमी, इन सब के इन्होंने अगेंस्ट में इन्होंने काम किया, इनको ख़त्म करने के लिए। उन्होंने स्ट्रिक्टली अपोज किया आइडोलेट्री रिचुअल्स एंड ब्लाइंड फेथ्स को, और कास्ट बेस्ड डिवीज़न को भी इन्होंने डिस्कार्ड किया, ठीक है। देन आते हैं दोस्तों, इन्होंने अगर ये सब जो भी इनके व्यूज़ थे इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट में क्या काम किए, तो इनका जो दोस्तों कंट्रीब्यूशन है वो आप अभी जब मैं बता रहा था आपको ना कि आप देखेंगे कि इन्होंने कोई एक फील्ड में नहीं काम किया है। इन्होंने जो चीज़ें सपोर्ट किया उसके भी लिए काम किया, जो चीज़ें अगेंस्ट में गए उसके लिए भी काम किया है, ठीक है। अब इसको डिवाइड मैंने कर दिया, देखिए थोड़ा आपके सहूलियत के लिए। तो ये देखिए, अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस की, तो दोस्तों इन्होंने 1814 की बात है, इन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी, तो वो अगेंस्ट कास्ट, ठीक है, रिचुअल्स, आइडोलेट्री एंड अदर सोशल इविल्स के लिए, ठीक है, एक सभा बनाई। देन 1828 की बात करें तो उन्होंने ब्रह्म सभा बनाई, जो कि ब्रह्म समाज के नाम से भी फेमस हुई आगे। इसका पर्पज़ था बेसिकली उनके जो आइडियाज़ थे ना उसको स्प्रेड करने के लिए अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड ऑल, ठीक है। देन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय रेगुलेशन ऑफ बंगाल, बेसिकली दोस्तों इन्होंने ये जो डिमांड किया, तो डिमांड के बेसिस पे इनको बहुत सारे लोग सपोर्ट्स भी किए उसमें, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन लाया। सबसे पहले रेगुलेशन लाया था जो बेसिकली 1829 की बात है दोस्तों, तो वो केवल अप्लीकेबल था बंगाल तक। बाद में 1830 में आके उसको और एक्सटेंड किया गया और मद्रास और बॉम्बे में भी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से अगर देखा जाए तो चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिशन में काफ़ी मदद मिली इनको, जब एक लीगल इनको सपोर्ट मिल गया, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। आल्दो उस समय बहुत सारे लोग ऐसे भी ऑर्थोडॉक्स थे जो कि इन सब चीज़ों के लिए उनको अपोज भी कर रहे थे, ठीक है। देन दोस्तों अगर एजुकेशनल सिस्टम्स की बात करें तो इन्होंने उस समय डेविड हैरे थे, उनको इन्होंने सपोर्ट किया था एक हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश करने के लिए 1817 में, ठीक है। इन्होंने फर्दर खुद ही इस्टेब्लिश किया था इंग्लिश कॉलेज। देन इन्होंने वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया था दोस्तों 1825 में, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न आइडियाज़ को बेसिकली टीच करने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न आइडियाज़ जो ऐसे थे जो कि मॉडर्न थे काफ़ी, जिसमें सुपरस्टिशियस नहीं था, वो सब चीज़ों को एक्चुअली इनकलकेट करने के लिए कि लोग वेस्टर्न आइडियाज़ को जब वो वेस्टर्न बुक्स को पढ़ेंगे तो वेस्टर्न आइडियाज़ उनके आएंगे और वो थोड़ा मॉडर्न बनेंगे और मॉडर्न थिंकिंग आएगी, साइंस को इम्बाइब करेंगे, ठीक है। देन दोस्तों उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स को पब्लिश किया और वो बहुत सारे लैंग्वेज जैसे बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन इन सब में पब्लिश करते थे ताकि हर कोई इसको एक्सेस कर सके।
देन दोस्तों अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, अब सोचिए कि इन्होंने इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने अपना व्यू रखा और इन्होंने उसके लिए भी काम किया। इन्होंने डिमांड किया कि भाई ये जो आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो ना इंडियन गुड्स पे, आपको पता है कि इंडियन गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के हमारा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को ही ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो ये अंग्रेज़ों ने। तो इन्होंने बोला कि ये आप जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो ना इसको रिड्यूस करो, और जो आपका इसका ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली क्या है दोस्तों, उस समय एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थे। मतलब उनकी तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया था कि तुम ही जो है यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करोगे, ठीक है, नो अदर कंपनी वार अलाउड। तो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मतलब है कि उसकी मोनोपोली थी, तो उसको एबॉलिश करने के लिए इन्होंने बात की। तो इन्होंने इंडियन इकॉनमी को ध्यान में रखते हुए ये सारी डिमांड्स भी अपने उठाए, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी समझा और उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, ठीक है। देन दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो दोस्तों इसमें इन्होंने बोला कि एक्चुअली क्या होता था उस समय, जो सुपीरियर सर्विसेज थे ना उस पर सारे ब्रिटिशर्स होते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को बोला कि भाई आप इसमें इंडियंस को भी रखो, ठीक है, थोड़ा उसको इंडियनाइज करो। तो आप क्योंकि इतने सुपीरियर सर्विस में ऊपर लेवल पे सब के सब ब्रिटिशर्स हैं, तो वो चीज़ कुछ पोजीशंस जो है इंडियंस को भी दे जाना चाहिए, इसके लिए डिमांड किया। देन उन्होंने ये भी बात की, उनको समझ में आया कि अगर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर जो है ये दोनों बिल्कुल क्लियर कट नहीं होंगी तो फिर देयर विल बी क्लैश, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगा, पार्शियल होगा। तो ऐसे केस में उन्होंने ये डिमांड किया कि भाई ये एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को सेपरेट करो क्लियरली। देन ही आल्सो डिमांडेड कि जुडिशरी जो होनी चाहिए वो बेसिकली क्या है दोस्तों, उस समय बहुत ही पार्शियलिटी होती थी इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, कोई ब्रिटिश कल्प्रिट होगा और कोई इंडियन होगा, तो दोनों के लिए जो लॉज थे ना उनमें पार्शियलिटी की जाती थी। उन्होंने ऐसी जुडिशरी की डिमांड की जो इन दोनों को बिल्कुल इक्वल उस पर रखे, ठीक है, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ आज की डेट में हम पढ़ते हैं। तो ये इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द रेस, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इस केस में। देन दोस्तों इन्होंने बोला कि सॉरी ये पॉइंट तो अगेन ठीक है रिपीट हो गया, ओके सॉरी ये पॉइंट्स अगेन रिपीट, सॉरी फॉर दैट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जी जो थे ना, इन्होंने मतलब आप देखिए इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अब कितने सारे ये सभाएँ ये सब इन्होंने इस्टेब्लिश किया इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल सिस्टम्स में इन्होंने कितने सारे एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी बात की कि आपको मतलब इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो पड़ रहा है इंडिया पे उसका क्या कारण है और ये क्या नहीं होना चाहिए। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो ही वाज काइंड ऑफ ए पर्सन जो कि मल्टी डायनेमिक्स थे, उनको लगभग हर चीज़ की नॉलेज थी। तो मेरे हिसाब से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उस समय के हिसाब से, जब आप सोचिए 1800 की बात है, उस समय के हिसाब से ये सारे डिमांड्स रखने वाला कोई एक बंदा इतना सारे पिलर्स पे काम कर रहा हो तो उसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये सारे मॉडर्न वैल्यूज़ हैं जो कि जिसकी डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। दोस्तों उन्होंने जैसे भाई बताया कि उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज काफ़ी फेमस हुआ इनका, और इसका जो कुछ ब्रह्म समाज के रूल्स रेगुलेशंस थे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था उस समय के हिसाब से। बेसिकली क्या है दोस्तों, इसका काम था, जो ब्रह्म समाज था ना, इनका पर्पज़ ये था कि जो हमारा हिंदुज़म है ना उसको बेसिकली हम कोई नया रिलीजन नहीं लाएंगे। वो कह रहे थे कि रिलीजन हमारा सब कुछ सही है, कोई इशू नहीं है, बट जो वेद कहते हैं, जो हमारे वेद कहते हैं, एक्चुअली में वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, हम उससे डेविएट हो चुके हैं, तो हम उसको थोड़ा प्योरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो वो बेसिकली हिंदुज़म को प्योरीफाई कर रहे थे बेस्ड ऑन द लॉजिक्स एंड रीजनिंग्स। वो रीजनिंग देते थे और वेद को रेफ़र करते थे। वो बोलते थे कि इसका कोई भी चीज़ करने का प्रॉपर रीजनिंग होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, एंड
उसका सोल्यूशन भी वेद से लेते थे, ठीक है। मतलब वेद को रेफ़र करते थे, लोगों को वेद के थ्रू उनको कन्विंस करते थे। देन वहाँ पे प्रेयर, मेडिटेशन, रीडिंग वेदास एंड उपनिषद, ये सब काम होता था जहाँ पे इनका समाज था। वहाँ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर रखा था कोई भी इमेज, स्टेच्यू, स्कल्पचर, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, ऑडिलेट्री, ये डिवाइन अवतार जैसा दिखाते हैं आज की डेट में, ऐसा इन्होंने मना कर रखा था, इन्होंने प्रोहिबिट कर रखा था। और किसी भी तरीके के रिचुअल से अलाउड नहीं थे, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि इनके 2 पिलर थे, एक तो रीजनिंग, दूसरा वेदास एंड उपनिषद, ठीक है। बस दोस्तों एक चीज़ मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये था कि इन्होंने कोई डेफिनेट अपना स्टैंड नहीं रखा था। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, जैसा हम लोग कर्म की बात करते हैं, आप अच्छे कर्म करोगे तो ऐसा होगा, बुरे कर्म करोगे तो ऐसा होगा, हैं, ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं। तो इन्होंने इस पर कोई अपना डेफिनेट स्टैंड नहीं रखा। और इन्होंने ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, जो हम बात करते हैं आज की डेट में कि आत्मा क्या होता है कि नए जीव में चली जाती है मरने के बाद, तो इस पर भी इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ये इनका व्यू था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और मैंने कोशिश किया था कि आपको राजा राम मोहन राय जी के बारे में इतना पता चले कि इनको मॉडर्न इंडिया का फादर क्यों बोला जाता है, ऐसा क्या रीज़न है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मेरा बस एक कि आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ जब भी आप इस वीडियो को देखें, आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के देता रहूँगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे। ओके, बाय।